हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एनसीईआरटी गेटवे। एनसीईआरटी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर 5 जो कि है व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस। बुक्स होती हैं किताबें और बरियल्स होती हैं कब्रें। तो बुक्स यानी किताबें और कब्रें हमें क्या बताती हैं, आइए पढ़ते हैं। मैरी इन द लाइब्रेरी। ये देखिए, ये एक छोटी सी लड़की है जिसका नाम मैरी है। एज द बेल रैंग द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू फॉलो हिम बिकॉज दे वर गोइंग टू द लाइब्रेरी फॉर द फर्स्ट टाइम। जैसे ही घंटी बजती है, टीचर बच्चों को कहती है, चलो मेरे पीछे पीछे आओ, आज हम पहली बार लाइब्रेरी जाएंगे। When Mary stepped inside, she found that the library was much larger than their classroom. जैसे ही मैरी लाइब्रेरी में अंदर पाँव रखती है तो वो देखती है कि लाइब्रेरी तो मेरे क्लासरूम से भी बहुत ज़्यादा बड़ी है। And there were so many shelves, all full of books. यहाँ पे इतने सारे रैक हैं, इतनी सारी शेल्व्स हैं जिन पे किताबें रखी हुई हैं जो कि किताबों से फुल हैं। इन वन कॉर्नर वॉज अ कबर्ड फिल्ड विद लार्ज ओल्ड वॉल्यूम्स। एक कॉर्नर में एक अलमीरा है, कबर्ड है जो कि किताबों से भरी पड़ी है, जो कि बहुत बड़ी है। सीइंग हर ट्राइंग टू ओपन द कबर्ड, द टीचर सेड दैट कबर्ड हैज़ वेरी स्पेशल बुक्स ऑन डिफरेंट रिलीजन। जैसे ही टीचर देखती है कि मैरी उस कबर्ड को ओपन कर रही है तो वो कहती है कि ये कबर्ड बहुत स्पेशल बुक से यानी धार्मिक किताबों से भरी हुई है। डिड यू नो दैट वी हैव अ सेट ऑफ वेदास। क्या तुम जानती हो हमारे पास वेदास का भी एक संग्रह है। वट आर वेदास, मैरी वॉन्डर्ड, लेट अस फाइंड। जैसे ही वेदास के बारे में सुनती है मैरी तो वो बड़ी आश्चर्यचकित होती है। तो आइए ढूंढते हैं कि वेदास क्या होते हैं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड, सबसे पुरानी विश्व की किताबें। यू मे हैव हर्ड अबाउट द वेदास। आप लोगों ने वेदास के बारे में पढ़ा ही होगा, सुना ही होगा। देयर आर 4 ऑफ देम। वेदास कितने हैं? 4 हैं। द ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। द ओल्डेस्ट वेदा इज द ऋग्वेदा, कंपोज्ड अबाउट 3500 ईयर्स अगो। जो सबसे पुराना वेद है वो ऋग्वेद है जो कि 3500 साल पुराना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। द ऋग्वेदा इंक्लूड्स मोर देन 1000 हिमन्स। इसमें तकरीबन 1000 मंत्र हैं, हिमन्स हैं, या हम इन्हें प्रेयर्स भी कह सकते हैं। कॉल्ड सुक्ता और वेल सेड। इन हिमन्स को हम क्या बोलते हैं? सुक्ता, जिसका मतलब होता है अच्छे से कहा गया। सुक्ता एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब ही क्या होता है? अच्छे से या उक्त तरीके से बोला गया या कहा गया। दीज हिमन्स आर इन प्रेज ऑफ वेरियस गॉड्स एंड गॉडेसेस। ये जो हिमन्स हैं, ये मंत्र हैं, ये किन की तारीफें की गई है, किन की प्रेजेस की गई हैं? देवी और देवताओं की। 3 गॉड्स आर स्पेशली इम्पोर्टेंट। वेदास में, ऋग्वेद में सबसे 3 इम्पोर्टेंट जो गॉड हैं वो कौन से हैं? अग्नि, द गॉड ऑफ फायर, जिसे आग का देवता कहा गया। इंद्र, अ वॉरियर गॉड, जिसे लड़ाई का देवता कहा गया। एंड सोमा, अ प्लांट फ्रॉम विच अ स्पेशल ड्रिंक वॉज प्रिपेयर्ड। ये एक पौधा है जिससे सोमरस, सोम एक पौधा है जिससे एक रस निकलता है, सोमरस जिसे कहा गया है, डिस्क्राइब की गई हैं। दीज हाइम्स वर कंपोज्ड बाय सेजेस और ऋषिज। ये जो मंत्र हैं इनको किन्होंने कंपोज किया है? इन्होंने ऋषियों मुनियों ने कंपोज किया गया है। यहाँ पे प्रीस्ट टॉट स्टूडेंट्स टू रिसाइट एंड मेमोराइज ईच सिलेबल, वर्ड एंड सेंटेंस बिट बाय बिट विद ग्रेट केयर। ये जो पुजारी हैं ये स्टूडेंट्स को मंत्र उच्चारण करना सिखाते हैं। एक एक अक्षर, एक एक सेंटेंस, एक एक वर्ड बड़े ही ध्यान से उनको उच्चारण करना सिखाते हैं। मोस्ट ऑफ द हाइम्स वर कंपोज्ड, टॉट एंड लर्नड बाय मेन। इनमें से ज़्यादातर जो हाइम्स हैं वो किन्होंने कंपोज किए हैं? वो पुरुषों ने कंपोज किए हैं। अ फ्यू वर कंपोज्ड बाय विमेन। इनमें से थोड़े ही हैं जो विमेंस ने, जो महिलाओं ने कंपोज किए हैं। द ऋग्वेद इज इन ओल्ड और वैदिक संस्कृत विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द संस्कृत यू लर्न इन स्कूल दीज डेज। वेदास में जो संस्कृत है वो आज की पढ़ी जाने वाली जो आप स्कूलों में लर्न करते हो संस्कृत, उससे बहुत ही अलग है। संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस। संस्कृत और भाषाएं। संस्कृत इज अ पार्ट ऑफ फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस नॉन एज इंडो यूरोपियन। संस्कृत जो एक भाषा है वो कौन से परिवार से संबंधित है? इंडो यूरोपियन से। सम इंडियन लैंग्वेजेस सच एज असमीज, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी and Sindhi. Asian languages such as Persian and many European languages such as English, French, German, Greek, Italian and Spanish belong to this family. Indo-European family में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? जो यहाँ पे ये भाषाएं दी गई हैं ये सभी भाषाएं तकरीबन इंडो यूरोपियन परिवार से संबंधित हैं। They are called a family because
दे ओरिजिनली हैड वर्ड्स इन कॉमन। इनको एक परिवार का इसीलिए कहा गया है क्योंकि इनमें जो वर्ड्स हैं वो तकरीबन कॉमन है। टेक द वर्ड्स मात्र, संस्कृत में जिसे मात्र बोलते हैं, हिंदी में माँ बोलते हैं और इंग्लिश में मदर बोलते हैं। ये तकरीबन कॉमन ही वर्ड है। डू यू नोटिस एनी सिमिलैरिटीज, क्या आपको इसमें कोई समानता दिखी है? अदर लैंग्वेजेस यूज्ड इन द सब कॉन्टिनेंट बिलोंग टू डिफरेंट फैमिलीज। जो भारत में और भी भाषाएं हैं वो अलग अलग फैमिली से बिलोंग करती हैं। फॉर इंस्टांस दोज यूज्ड इन नॉर्थ ईस्ट बिलोंग टू द तिब्बतो बर्मन फैमिली। जो कि नॉर्थ ईस्ट में बोली जाने वाली भाषाएं हैं वो कौन से परिवार से संबंध रखती हैं? तिब्बतो बर्मन फैमिली से। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा एंड मलयालम बिलोंग टू द द्रविडियन फैमिली। जो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम हैं वो द्रविडियन फैमिली से बिलोंग करती हैं। एंड द लैंग्वेजेस स्पोकन इन झारखंड एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया बिलोंग टू द ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली। जो भाषा झारखंड और कुछ सेंट्रल इंडिया में बोली जाने वाली हैं वो कौन से परिवार से बिलोंग करती हैं? ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली। तो यहाँ पे कौन कौन सी भाषा की फैमिली के बारे में बताया गया है? फर्स्ट थी इंडो यूरोपियन, सेकंड यहाँ पे थी तिब्बतो बर्मन फैमिली, थर्ड थी द्रविडियन फैमिली और लास्ट कौन सी थी? ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली। द बुक्स वी यूज़ आर रिटन एंड प्रिंटेड। जो किताबें आज हम यूज़ कर रहे हैं वो कैसी हैं? रिटन हैं, और या तो वो रिटन है, लिखी गई हैं, या फिर प्रिंटेड हैं। द ऋग्वेदा वॉज रिसाइटेड एंड हर्ड रादर देन रीड। जो ऋग्वेदा लिखा गया था वो पहले लिखा नहीं गया था, वो उच्चारण किया गया था या फिर सुना गया था। इट वॉज रिटन डाउन सेवरल सेंचुरीज आफ्टर इट वॉज फर्स्ट कंपोज्ड। इसको लिखा कब गया? सैकड़ों साल बाद इसको तकरीबन लिखा गया। जो मंत्र उच्चारण किए गए थे, जो सुने हुए थे, उनको बाद में रिटन फॉर्म में डाला गया। एंड प्रिंटेड लेस देन 200 ईयर्स अगो। और इनको प्रिंट कब किया गया? तकरीबन 200 साल पहले। हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेदा। अब जो इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास की स्टडी करते हैं, उनको हम बोलते हैं हिस्टोरियंस। तो वो ऋग्वेदा को कैसे पढ़ते हैं? हिस्टोरियंस लाइक आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड आउट अबाउट द पास्ट बट इन एडिशन टू मटेरियल रिमेन्स दे एग्जामिन रिटन सोर्सेज एज वेल। जो इतिहासकार हैं या आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो पास्ट को जानने के लिए केवल मटेरियल ही नहीं स्टडी करते, वो रिटन सोर्सेज भी देखते हैं, स्टडी करते हैं। तो आइए देखते हैं, लेट अस सी हाउ दे स्टडी द ऋग्वेदा। तो अब हम देखते हैं कि उन्होंने ऋग्वेद को कैसे स्टडी किया। सम ऑफ द हाइम्स इन द ऋग्वेदा आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स। कई हाइम्स हैं ऋग्वेदा में, वो डायलॉग के फॉर्म में है। दिस इज अ पार्ट ऑफ वन सच हाइम, अ डायलॉग बिटवीन अ सेज नेम्ड विश्वामित्रा एंड टू रिवर्स ब्यास एंड सतलुज। ऐसे ही एक कॉन्वर्सेशन है जो विश्वामित्रा और दो रिवर्स कौन कौन सी, ब्यास और सतलुज के बीच में है डायलॉग फॉर्म में। दैट वर वर्शिप्ड एज गॉडेसेस। ये जो रिवर्स हैं इनको देवियों की तरह पूजा गया, ऐसा एक कुछ विवरण यहाँ दिया हुआ है। अ पेज फ्रॉम अ मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेदा। ये देखिए यहाँ पे एक मैन्यूस्क्रिप्ट की एक पेज दिया हुआ है जो कि ऋग्वेदा से है। ये कहाँ से मिला है? कश्मीर से। अबाउट 150 ईयर्स अगो, तकरीबन 150 साल पहले ये हमें मिला। ये सबसे पुराना ऋग्वेद जो लिखा गया प्रिंटेड टेक्स्ट है, ये तकरीबन सबसे पुराना है और इसकी इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन की हुई है। इट इज़ नाउ प्रिजर्व्ड इन लाइब्रेरी इन पुणे महाराष्ट्र। ये आज महाराष्ट्र के पुणे सिटी है जो, वहाँ की लाइब्रेरी में इसे प्रिजर्व करके सुरक्षित तरीके से इसे रखा गया है। विश्वामित्रा एंड द रिवर्स। ऊपर जिस डायलॉग फॉर्म में कॉन्वर्सेशन की बात बताई गई थी, ये उसके बारे में ही है यहाँ पर। विश्वामित्रा एंड द रिवर्स। विश्वामित्रा, ओ रिवर्स कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स लाइक टू स्विफ्ट हॉर्सेज like two shining cows and that lick their calves। इसमें विश्वामित्रा रिवर्स से नदियों से कहते हैं कि हे नदियों, तुम पहाड़ों से आओ। कैसे आओ? टू स्विफ्ट हॉर्सेज। स्विफ्ट हॉर्सेज होते हैं तेज दौड़ते हुए घोड़े। लाइक टू शाइनीज काउ, दो चमकती हुई गायों की तरह, दो तेज दौड़ते हुए घोड़ों की तरह। काउज दैट लिक देयर काव्स, जो अपने लिक देयर काव्स का मतलब होता है अपने बछड़ों को चाटना। यहाँ पे रिवर्स की यहाँ तुलना की गई है दो तेज दौड़ते हुए घोड़ों के साथ।
और चमकती हुई गायों के साथ जो कि क्या कर रही हैं, अपने बछड़ों को चाट रही हैं। यू मूव लाइक चैरियट्स टू द सी थ्रू द पावर ऑफ इंद्रा। आप अपने रथ पर समुद्र की ओर बढ़ रही हो, आपको इंद्र की दी हुई शक्ति है। यू आर फुल ऑफ वाटर एंड विश टू यूनाइट विद वन अनदर। आपके पास पानी है और आप में इच्छा है समुद्र में जाकर मिलने की। द रिवर्स वी हु आर फुल ऑफ वाटर मूव अलॉन्ग द पाथ द गॉड्स हैव मेड फॉर अस। यहाँ पे नदियाँ बोलती हैं कि जो कि पानी से भरी हुई हैं और हमें ईश्वर के द्वारा दिया गया जो रास्ता है हम उन पर चलती हैं और आगे बढ़ रही हैं। वंस वी स्टार्ट फ्लोइंग वी कैन नॉट बी स्टॉप्ड। अगर एक बार हम बहना शुरू कर दें तो हमें रोकना बहुत ही मुश्किल है। वाई डू यू प्रे टू अस ओ सेज। आप फिर भी हमें प्रार्थना क्यों कर रहे हो ऋषि। विश्वामित्रा ओ सिस्टर्स प्लीज लिसन टू मी द सिंगर हु हैज़ कम फ्रॉम अ डिस्टेंस विद हिज चैरियट्स एंड कार्ट्स। विश्वामित्रा यहाँ पे कहते हैं, हे बहनों कृपया मुझे सुनो, मैं वो गायक हूँ जो बहुत दूरी से अपने रथों को लेकर आया हूँ। लेट योर वाटर्स नॉट राइज अबव आवर एक्सल्स सो दैट वी कैन क्रॉस सेफली। कृपया अपने पानी को इतना ना बढ़ाएं कि जो मेरे रथ की दूरियां हैं, एक्सल्स बोलते हैं धुरी को, जिससे चक्के अटैच होते हैं, ठीक है, कि वहाँ तक पानी ना आ जाए, मुझे सुरक्षित तरीके से क्रॉस कर लेने दीजिए। द रिवर्स वी विल लिसन टू योर प्रेयर्स सो दैट यू कैन क्रॉस सेफली। यहाँ पे नदियाँ कहती हैं कि हमने आपकी प्रार्थना सुनी है और कृपया आप सेफली यहाँ से क्या कर लीजिए, क्रॉस कर लीजिए। हिस्टोरियंस पॉइंट आउट दैट दीज हाइम वॉज कम्पोज्ड इन द एरिया वेयर दीज रिवर्स फ्लो। यहाँ पे इतिहासकार ये अंदाज़ा लगाते हैं कि ये जो प्रार्थना बोली गई है, गाई गई है, ये तकरीबन उसी एरिया में होंगी जहाँ पे ये रिवर्स फ्लो करती हैं। कौन कौन सी रिवर्स थी ये, ब्यास और सतलुज। तो आपको पता होना चाहिए ये कहाँ पे है, ये भारत के नॉर्थ में है, बहने वाली नदियाँ हैं, ये पंजाब का पार्ट है। दे ऑल्सो सजेस्ट दैट द सेज लिव्ड इन अ सोसाइटी वेयर हॉर्सेज एंड काउज वर वैल्यूड एनिमल्स। ये एक और अंदाज़ा लगाते हैं कि ये जो ऋषि है ये उस एरिया में या उस समाज का पार्ट होगा जहाँ पे घोड़ों को, गायों को या फिर पशुओं को बहुत ही इज्जत दी जाती होगी या उनका सम्मान किया जाता होगा। दैट इज़ वाई द रिवर्स आर कंपेयर टू हॉर्सेज एंड काउज। इसी वजह से जो रिवर है, नदी है, उसकी तुलना किससे की गई है, घोड़ों और गायों से की गई है। डू यू थिंक चैरियट्स वर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। क्या आपको लगता है कि रथ भी इम्पोर्टेंट है। गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। और अपने इस उत्तर का कारण भी बताइए। रीड द वर्सेस एंड फाइंड आउट व्हाट आर द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट आर मेंशनड। इस वर्सेस को दोबारा पढ़िए और देखिए इसमें यातायात के कौन से साधन के बारे में बताया गया है। अदर रिवर्स स्पेशली द इंडस एंड इट्स अदर ट्रिब्यूटरीज एंड द सरस्वती आर ऑल्सो नेम्ड इन द हाइम्स। इन हाइम्स में रिवर जो सिंधु नदी है, इंडस और उसकी कुछ सहायक नदियां हैं जो जितनी भी, और सरस्वती नदी का भी नाम कहाँ पे है, इन प्रार्थनाओं में मेंशन है। ऋग्वेद में कौन कौन सी, इंडस और उसकी सहायक नदियाँ और सरस्वती नदी का नाम है। द गंगा एंड यमुना आर नेम्ड ओनली वंस। और जबकि गंगा नदी और यमुना नदी का एक एक बार यहाँ पे उच्चारण किया गया है। कैटल, हॉर्सेज एंड चैरियट्स। कैटल बोलते हैं मवेशियों को, हॉर्सेज यानी घोड़े और चैरियट रथ। तो मवेशी, घोड़े और रथ। देयर आर मैनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेदा फॉर कैटल, चिल्ड्रन स्पेशली सन्स एंड हॉर्सेज। ऋग्वेद में बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं जो कि इनको लेकर है, मवेशियों, बच्चों, जिनमें पुत्र और घोड़ों के बारे में। हॉर्सेज वर योक्ड टू चैरियट्स दैट वर यूज्ड इन बैटल्स विच वर फॉट टू कैप्चर कैटल। इन घोड़ों को रथों में जोड़ा जाता था, दैट वर यूज्ड इन बैटल्स, जो लड़ाइयों में लेकर जाया करते थे, विच वर फॉट टू कैप्चर कैटल। इन मवेशियों पर, गाय भैंसों पर अपना कब्जा पाने के लिए भी ये लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। बैटल्स वर ऑल्सो फोर्ट फॉर लैंड। ये लड़ाइयाँ लैंड पर कब्जा करने के लिए भी लड़ी जाती थी। विच वॉज इम्पोर्टेंट फॉर पास्चर एंड फॉर ग्रोइंग हार्डी क्रॉप्स दैट राइपन्ड क्विकली सच एज बारले।
जो ये लड़ाइयाँ केवल मवेशियों पर कब्जा करने के लिए या गाय भैंसों पर कब्जा करने के लिए नहीं लड़ी जाती थी। इनमें किसी स्पेशल लैंड एरिया पर कब्जा करना हो, या फिर जो चारागाह हो गए उन पर कब्जा करना हो, कोई क्रॉप्स हो गई जो जल्दी पक जाती हों जैसे कि बार्ले, उन पर कब्जा करने के लिए भी ये लड़ी जाती थी। सम बैटल्स वर फोर्ट फॉर वाटर एंड टू कैप्चर पीपल। कई ऐसी लड़ाइयाँ भी लड़ी गई जो पानी के लिए या फिर किसी पीपल पर कब्जा करने के लिए भी लड़ी गई। सम ऑफ द वेल्थ that was obtained was kept by the leaders, some was given to the priest and the rest was distributed amongst the people। इन लड़ाइयों में जो धन कमाया जाता था उनको या तो लीडर्स जो नेता हो गए वो रखते थे, या फिर पुजारियों को दे दिया जाता था, और जो बच जाता था वो जनता में बांट दिया जाता था। सम वेल्थ वॉज यूज्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ यजनास और सेक्रीफाइस इन विच ऑफरिंग वर मेड इनटू द फायर। जो कुछ धन को बचाया जाता था यज्ञ करने के लिए। यजना यहाँ पे है यज्ञ करने के लिए, जिसमें आहुतियाँ दी जाती थी, और आहुति किस में दी जाती थी? अग्नि में। दीज वर मेंट फॉर गॉड्स एंड गोडेसेस। ये जो यज्ञ हैं किस लिए किए जाते थे? ये देवी देवताओं को खुश करने के लिए किए जाते थे। ऑफरिंग कुड इंक्लूड घी, ग्रेन एंड इन सम केसेस एनिमल्स। इसमें जो आहुति दी जाती थी उसमें घी होता था, अनाज होता था, और कई बार तो पशु भी ऑफर किए जाते थे। मोस्ट मैन टुक पार्ट इन दीज वॉर्स। इन लड़ाइयों में ज़्यादातर पुरुष भाग लेते थे। देयर वॉज नो रेगुलर आर्मी बट देयर वर असेंबलीज वेयर पीपल मेट एंड डिस्कस मैटर ऑफ वॉर एंड पीस। इसमें कोई एक रेगुलर आर्मी नहीं होती थी, व्यवस्थित जिसे हम सेना बोल सकते हैं वो नहीं होती थी। इसमें कुछ असेंबलीज होती थी जहाँ लोग इकट्ठे होते थे, वो लड़ाई पे डिस्कस करते थे, मैटर पे डिस्कस करते थे, और शांति कैसे लाई जाए उसके बारे में भी डिस्कस करते थे। दे ऑल्सो चोज लीडर्स। ये अपना नेता भी खुद चुनते थे। डिस्कशन के थ्रू ये क्या करते थे? अपने नेता को चुनते थे। हु वर ऑफन ब्रेव एंड स्किलफुल वॉरियर्स। जो नेता कैसा होता था जिसे ये चुनते थे, वो कैसा होना चाहिए था? ब्रेव होना चाहिए था, और स्किलफुल वॉरियर यानी योद्धा होना चाहिए था। ऐसे वो नेता को चुनते थे। वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। देयर आर सेवरल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल। लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए बहुत सारे तरीके होते थे। इन टर्म्स ऑफ द वर्क दे डू, जो वो काम करते थे उसके ज़रिए उनको डिस्क्राइब किया जाता था। द लैंग्वेज दे स्पीक, जो भाषा वो बोलते थे। द प्लेस दे बिलोंग टू, जिस एरिया में जिस स्थान पर वो रहते थे। देयर फैमिली, जिस परिवार से संबंध रखते थे। देयर कम्युनिटीज एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस, जो उनके सांस्कृतिक अभ्यास होते थे, प्रैक्टिसेस होती थी, या फिर जिस समाज का वो हिस्सा होते थे। लेट अस सी सम ऑफ द वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब पीपल फाउंड इन द ऋग्वेदा। आइए हम कुछ ऐसे अक्षरों को जानते हैं जिसके बारे में ऋग्वेदा में डिस्क्राइब किया गया है। देयर आर टू ग्रुप्स हु आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क। यहाँ पे दो ऐसे समूह दिए गए हैं जिनको उनके काम के आधार पर डिस्क्राइब किया गया है। सबसे पहला क्या है? द प्रिस्ट, समटाइम्स कॉल्ड ब्राह्मण्स। प्रिस्ट कहते हैं पुजारी को, जिसे ब्राह्मण्स भी बोला गया। हु परफॉर्म्ड वेरियस रिचुअल्स एंड द राजास, जो क्या करते थे? रिचुअल्स को परफॉर्म करते थे। जो राजा महाराजा होते थे उनके जो धार्मिक कार्यक्रम होते थे, जो रीति रिवाज होते थे, उनको कौन करता था? ब्राह्मण या फिर पुजारी। दीज राजाज वर नॉट लाइक द वंस यू विल बी लर्निंग अबाउट लेटर। ये वैसे राजा महाराजा नहीं हैं जिनके बारे में आप आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले हो। दे डिड नॉट हैव कैपिटल सिटीज़। उनकी कोई राजधानी, कोई शहर नहीं होते थे। प्लेसेस और आर्मीज़, कोई स्थान या कोई सेना नहीं होती थी। नॉर डिड दे कलेक्ट टैक्सेस, और ये जनता से जो टैक्स होता है वो भी कलेक्ट नहीं करते थे। जनरली सन्स डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर्स एज राजाज। उनके पुत्र होते थे वो अपने आप ही सक्सीड, राजा महाराजा वो ऐसे नहीं बनते थे। रीड द प्रीवियस सेक्शन वंस मोर एंड सी वेदर यू कैन फाइंड आउट व्हाट द राजाज डिड। कहते हैं दोबारा पढ़िए उस सेक्शन को और देखिए कि राजा महाराजा कैसे होते थे। टू वर्ड्स वर यूज्ड टू डिस्क्राइब द पीपल और द कम्युनिटी एज अ होल। दो शब्द हैं जो जिसके द्वारा लोगों को, समुदाय को और सारों को डिस्क्राइब किया जाता था। वन वॉज द वर्ड जना। एक वर्ड है यहाँ पे जना।
विच वी स्टिल यूज़ इन हिंदी एंड अदर लैंग्वेजेस। ये आज भी हम हिंदी भाषा में और तकरीबन अलग अलग भाषाओं में इस वर्ड का हम आज भी यूज़ करते हैं। जैसे कि जन से हो गया जन वितरण, जनगणना, ये जन आज भी हम हिंदी भाषा में और दूसरी भाषाओं में यूज़ करते हैं। द अदर वॉज विश, दूसरा क्या था? विश। पहला जना और दूसरा विश। द वर्ड वैश्या कम्स फ्रॉम विश, ये जो वैश्या अक्षर है, वर्ड है, ये कहाँ से आया? वैश्या शब्द कहाँ से आया? विश से आया। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 6, आगे आने वाले चैप्टर में आप 6 में इसके बारे में पढ़ोगे। सेवरल विश और जना आर मेंशनड बाय नेम, बहुत सारे ऐसे विश और जना है जो उनके नाम से यहाँ पे दर्ज किए गए हैं, मेंशन किए गए हैं। सो वी फाइंड रेफरेंस टू द पुरु जना और विश। सो इसी से हमें किसके बारे में पता चलता है? पुरु जना और विश के बारे में। द भारता जना और विश, भारत जन और विश। द यादू जना और विश, यादू जन और विश, एंड सो ऑन, ऐसे ही कई और भी। डू एनी ऑफ दीज नेम्स साउंड फेमिलियर, क्या आपको इनमें से कई ऐसे नाम हैं जो एक जैसे लगते हैं? समटाइम्स द पीपल हु कंपोज्ड the hymns described themselves as आर्यास and called their opponents दासाज और दास्यूज। जिन्होंने ये हाइम्स बनाए हैं तकरीबन उनमें से कई अपने आप को क्या बताते हैं? आर्यास बताते हैं। और जो उनके अंगेस्ट विरुद्ध वाले हैं, जो उनके शत्रु हैं, उनको वो क्या बताते हैं? दासाज या फिर दास्यूज। दीज वर पीपल हु डिड नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइसेस, ये ऐसे लोग होते थे जो यज्ञ में आहुतियाँ नहीं देते थे, कोई बलिदान नहीं करते थे। एंड प्रोबेबली स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, ये जो दासाज हैं, दास्यूज हैं, अपोनेंट्स, ये कोई आहुतियाँ नहीं देते थे, कोई बलिदान नहीं करते थे और इनकी भाषाएं भी अलग होती थी। लेटर द टर्म दासा एंड द फेमिन दासी केम टू मीन स्लेव, आगे चलकर इस दास जो शब्द है इसका प्रयोग करा जाने लगा गुलाम के लिए। स्लेव्स वर विमेन एंड मैन, ये जो गुलाम होते थे उनमें पुरुष और महिलाएं होती थी। हु वर ऑफन कैप्चर्ड इन वॉर, जो ज़्यादातर कहाँ से लाए जाते थे? किसी लड़ाई को जीत कर लाए जाते थे। दे वर ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओनर्स, ये अपने मालिक का हक या प्रॉपर्टी उनको माना जाता था, ऐसे उनको ट्रीट किया जाता था। Who could make them do whatever work they wanted, जो मालिक होता था वो अपने गुलामों से कोई भी काम करवा सकता था जो वो चाहता था। While the Rigveda was being composed in the northwest of the subcontinent, there were other developments elsewhere, जब ऋग्वेद को नॉर्थ वेस्ट में कंपोज किया जा रहा था उसी समय अलग भाग में कुछ विकास भी हो रहे थे। लेट अस लुक एट सम ऑफ दिस, आइए उनमें से कुछ को हम देखते हैं। साइलेंट सेंटिनल्स, द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ्स। मेगालिथ्स होता है बड़ा पत्थर। लिथ का देखिए हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाई था, लिथ का मतलब होता है स्टोन, लिथ का मतलब होता है स्टोन और मेगा का मतलब होता है बड़ा। सेंटिनल्स यहाँ पे जिसको बोला गया वो है पहरेदार, जिसे हम गार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गार्ड, ऐसा पहरेदार जो बोलता नहीं है। और पत्थरों की स्टोरी। लुक एट द इलस्ट्रेशन ऑन द नेक्स्ट पेज, कहते हैं अगले पेज पर देखिए। These stone boulders are known as megaliths, literally big stones। अगले पेज पर हम देखते हैं, ये देखिए कहते हैं इसमें देखिए ये बड़े बड़े पत्थर हैं, ठीक है। ये किसके बारे में बता रहे हैं? These were carefully arranged by people and were used to mark burial sites। ये केयरफुली अरेंज किए जाते थे और यहाँ पे क्या था? बरियल साइट्स, यानी किसी को दफनाया गया था, इसके बारे में अच्छे से बताते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ्स बिगिन अबाउट 3000 ईयर्स अगो एंड वॉज प्रिवलेंट थ्रू आउट द डेक्कन, साउथ इंडिया, इन द नॉर्थ वेस्ट एंड कश्मीर। ये जो ऐसे बरियल्स की दफनाने की जो प्रक्रिया की गई थी ये तकरीबन 3000 साल पहले शुरू की गई थी। और ये कहाँ कहाँ से मिले हैं? दक्कन से मिला है इसका प्रूफ, साउथ इंडिया में मिला है, नॉर्थ ईस्ट से मिला है और कश्मीर से मिला है। ये देखिए ये कुछ इस तरह से ये बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे अरेंज किए गए हैं और यहाँ पे किसी को दफनाया गया होगा। ये क्या है? एक बरियल साइट्स है। सम इम्पोर्टेंट मेगालिथिक साइट्स आर शोन ऑन मैप 2। कुछ इम्पोर्टेंट जो मेगालिथिक साइट्स दिखाई गई हैं वो मैप नंबर
2 में है पेज 14 पर। वाइल सम मेगालिथ्स कैन बी सीन ऑन द सरफेस, इनमें से कुछ ऐसे मेगालिथ्स हैं जो सरफेस से मिले हैं। अदर मेगालिथिक बरियल्स आर ओफन अंडर ग्राउंड, और ज़्यादातर मेगालिथिक जो बरियल्स हैं, जो कब्रें हैं, वो धरती के अंदर हैं। समटाइम्स आर्कियोलॉजिस्ट्स फाइंड अ सर्कल ऑफ स्टोन बोल्डर्स और अ सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। ज़्यादातर कुछ इलाकों में ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट को सर्कल में पत्थर मिले हैं और कुछ सिंगल पत्थर भी बड़े मिले हैं जो कि ग्राउंड पर खड़े हैं। दीज आर द ओनली इंडिकेशंस दैट देयर आर बरियल्स बीनेथ, ये किसका साइन कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई किसी को दफनाया गया है। ये यहाँ पे कुछ स्टेप्स बताए गए हैं, कहते हैं इनको अरेंज कीजिए कि सबसे पहले कौन सा स्टेप आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा। ऑल दीज बरियल्स हैव सम कॉमन फीचर्स, इन सभी कब्रों में तकरीबन एक कॉमन चीज मिली है। जनरली द डेड वर बरीड विद डिस्टिंक्टिव पोर्ट्स विच आर कॉल्ड ब्लैक एंड रेड वेयर। यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग दफनाए गए हैं उनमें एक कॉमन चीज़ मिली है, वो क्या है, पोर्ट्स। इनके साथ पोर्ट्स भी दफनाए गए हैं जो ज़्यादातर काले और लाल हैं। ऑल्सो फाउंड आर टूल्स एंड वेपन्स ऑफ आयरन एंड समटाइम्स स्केलेटन ऑफ हॉर्सेज, इनमें ज़्यादातर टूल्स भी मिले हैं, कुछ हथियार मिले हैं लोहे के बने हुए, और कहीं कहीं पर तो घोड़े के हड्डियों के ढांचे भी मिले हैं। हॉर्स इक्विपमेंट एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन एंड गोल्ड, सामान घोड़ों पे यूज़ किया जाता था वो कुछ गहने, पत्थर और स्वर्ण भी पाया गया है। वॉज आयरन यूज्ड इन द हड़प्पन सिटीज़, क्या लोहे को हड़प्पन सिटीज़ में यूज़ किया जाता था। देखिए ये कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं यहाँ पे। ये जो फर्स्ट पिक्चर है ये घोड़े के कुछ इक्विपमेंट्स है जो यूज़ किए जाते होंगे। लेफ्ट बिलो ये है एक्सिस, ये क्या दे रखी हैं, एक्सिस दे रखी हैं। अ डैगर, ये एक चाकू जैसा कुछ लग रहा है जो डैगर जिसे कहा गया है। फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस, समाज में डिफरेंसेस दे रखे थे उनके बारे में अब हम आगे फाइंड करेंगे। आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट ऑब्जेक्ट्स फाउंड विद अ स्केलेटन प्रोबेबली बिलोंग टू द डेड पर्सन। आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि जो दफन किए गए इंसान के साथ चीज़ें दफनाई गई हैं वो उसी इंसान को से संबंधित होंगी। समटाइम्स मोर ऑब्जेक्ट्स आर फाउंड इन वन ग्रेव देन इन अनदर, कई बार ऐसी बरियल्स भी मिली हैं जिनमें बहुत सारी चीज़ें भी साथ में दफनाई गई हैं। फाइंड ब्रह्मगिरी ऑन मैप 2 पेज नंबर 14, ब्रह्मगिरी को फाइंड कीजिए मैप 2 में जो कि पेज नंबर 14 में दिया गया है। हियर वन स्केलेटन वॉज बरिड विद 33 गोल्ड beads, 2 stone beads, 4 copper bangles and 1 conch shell। इसमें जो इंसान दफन किया गया था उसके साथ क्या क्या था, 33 स्वर्ण बीड्स यानी मोती थे, 2 पत्थर के थे मोती और 4 कॉपर की चूड़ियाँ, और जिनमें एक शंख भी मिला है। अदर स्केलेटन्स हैव ओनली अ फ्यू पॉट्स, और कईयों में तो केवल घड़े ही मिले हैं। दीज फाइंड सजेस्ट दैट देयर वॉज सम डिफरेंस इन स्टेटस अमंगेस्ट द पीपल हु वर बरिड। ये ऐसा लगता है कि मानो उस टाइम जो दफनाए गए लोग हैं उनकी स्थिति को ये यहाँ पे वर्ण किया गया है कि उनके स्टेटस में कुछ अंतर जरूर रहा होगा। सम वर रिच, उनमें से कुछ अमीर होंगे, अदर पुअर्स, कुछ गरीब होंगे। सम चीफ्स अदर फॉलोअर्स, कुछ चीफ्स होंगे, मुखिया होंगे, नेता होंगे, और कुछ उनको फॉलो करने वाले होंगे। वर सम बरियल स्पॉट्स मेंट फॉर सर्टेन फैमिलीज, क्या कुछ कब्रें एक ही परिवार से संबंध रखती हैं, उन्हें दर्शाती हैं। समटाइम्स मेगालिथ्स कंटेन मोर देन वन स्केलेटन, ऐसा भी हुआ है कि कुछ मेगालिथ्स ऐसे हैं जिनमें एक से ज़्यादा हड्डियों के ढांचे पाए गए हैं। दीज इंडिकेट दैट पीपल परहैप्स बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली, ऐसा माना गया है कि इनमें जो ये अलग अलग हड्डियों के ढांचे मिले हैं वो एक ही परिवार से संबंध रखते होंगे। वर बरिड इन द सेम प्लेस दो नोट एट द सेम टाइम, ये एक ही कब्र में एक ही जगह पे दफनाए गए होंगे पर एक समय में नहीं। द बॉडीज ऑफ दोज हु डाइड लेटर वर ब्रॉट इन टू द ग्रेव थ्रू द पोर्ट
होल्स। ऐसा माना गया है यहाँ पे जो अगले इंसान को जब दबाया गया होगा तो एक यहाँ पे रास्ता दिया गया है ग्रेव में जाने के लिए, ठीक है, जिन्हें पोर्ट होल्स कहा गया है कि वहाँ से उसको दफनाते होंगे। स्टोन सर्कल्स और बोल्डर्स प्लेस्ड ऑन द सरफेस प्रोबेबली सर्व्ड एज साइन पोर्ट्स टू फाइंड द बरियल साइट्स। इन पे कुछ सर्कल्स, कोई गोल पत्थर या बोल्डर्स रखे गए होंगे जिनसे ये पता चले कि यहाँ पे कोई कब्र है, सो दैट पीपल कुड रिटर्न टू द सेम प्लेस वेन नेवर दे वॉन्टेड टू। तो यहाँ पे लोग दोबारा आ सकें जब उनको ज़रूरत हो या वो आना चाहें। अ स्पेशल बरिल एट इनाम गांव। इनाम गांव में एक विशेष प्रकार की कब्र। फाइंड इनाम गांव ऑन मैप 2 पेज नंबर 14। मैप 2 में कहते हैं इनाम गांव को खोजिए। इट इज़ अ साइट ऑन द रिवर घोड, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द भीमा। भीमा नदी की एक सहायक नदी है घोड, उसके किनारे पर ये मिली गई है इनाम गांव में साइट। इट वॉज ऑक्यूपाइड बिटवीन 3600 एंड 2700 ईयर्स अगो। ये कितने साल पुरानी है? तकरीबन ये 3600 या फिर 2700 साल पहले की हैं। हियर अडल्ट्स वर जनरली बरिड इन द ग्राउंड। यहाँ पे जो वयस्क होते थे उनको अंडर द ग्राउंड दफनाया जाता था। लेड आउट स्ट्रेट विद द हेड टुवर्ड्स द नॉर्थ, और उनका सर नॉर्थ की तरफ किया जाता था और उन्हें सीधे लिटाया जाता था। समटाइम्स बरियल्स वर विद इन द हाउसेज। कई बार ऐसा भी पाया गया है कि बरियल्स कब्रें घरों में भी पाई गई हैं। वेशल्स दैट प्रोबेबली कंटेन्ड फूड, कुछ ऐसे बर्तन जिनमें खाना एंड वाटर वर प्लेस्ड विद द डेड, और मरे हुए इंसान के साथ उन्होंने कुछ बर्तन जिनमें खाना और पानी भी साथ में दफनाए हुए हैं। वन मैन वॉज फाउंड बरिड इन अ लार्ज 4-legged clay jar in the courtyard of a 5-roomed house। ऐसे एक बड़े से घर में जिसमें 5 कमरे हैं, उसके आंगन में एक बड़े से क्ले जार में एक इंसान को दफनाया गया है। वन ऑफ द लार्जेस्ट हाउस एट द साइट, ये इस साइट का सबसे बड़ा घर है। इन द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट, और इस सेटलमेंट के बिल्कुल केंद्र में। दिस हाउस ऑल्सो हैड अ ग्रेनरी, इस घर में एक अनाज का भंडार भी है। द बॉडी वॉज प्लेस्ड इन अ क्रॉस लेग्ड पोजिशन, और इस बॉडी को क्रॉस लेग पोजिशन में दफनाया गया है। डू यू थिंक दिस वॉज द बॉडी ऑफ अ चीफ? क्या आपको लगता है ये किसी मुखिया का हो सकता है? गिव रीजन फॉर योर आंसर, आप अपने उत्तर का कारण भी साथ में बताएं। व्हाट स्केलेटल स्टडीज टेल्स अस, ये जो हड्डियों के ढांचे हैं इनकी स्टडी करके हमें क्या पता चलता है? इट इज़ ईजी टू मेक आउट द स्केलेटन ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम इट्स स्मॉल साइज। हम बच्चे की स्केलेटन को पहचान सकते हैं कैसे? क्योंकि वो छोटा होगा साइज में। हाउएवर देयर आर नो मेजर डिफरेंसेस इन द बोन्स ऑफ अ गर्ल एंड अ बॉय, और इनमें से जो लड़कियों और लड़कों की बोन्स पहचानने का या उनमें कुछ खास अंतर नहीं होता। कैन वी मेक आउट वेदर अ स्केलेटन वॉज दैट ऑफ मैन और अ वुमन? क्या हम ऐसा पहचान सकते हैं हड्डियों के ढांचे से कि वो पुरुष का होगा या फिर महिला का ढांचा हो सकता है? समटाइम्स पीपल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज़ फाउंड विद द स्केलेटन। कई बार लोग ऐसे अंदाज़ा लगाते हैं कि जो उस दफनाए गए इंसान के साथ कुछ चीज़ें पाई गई हों उसके बेस पर उसका पहचान की जाती होगी कि वो एक पुरुष है या महिला है। फॉर इंस्टांस, इफ़ अ स्केलेटन इज़ फाउंड विद ज्वेलरी, अगर मान लो उस स्केलेटन के साथ कुछ ज्वेलरी मिल जाए, इट इज़ समटाइम्स थॉट टू बी दैट ऑफ अ वुमन, ऐसा लगेगा कि वो एक महिला हो सकती है। हाउएवर देयर आर प्रॉब्लम विद दिस, हालांकि इसमें एक समस्या भी हो सकती है। ऑफन मैन ऑल्सो वॉर ऑर्नामेंट्स, ऐसा हो सकता है कि क्या पता पुरुष भी उस टाइम ऑर्नामेंट्स पहनते हों। अ बेटर वे ऑफ फिगरिंग आउट द सेक्स ऑफ अ स्केलेटन इज टू लुक एट द बोन स्ट्रक्चर। इन स्केलेटन के लिंग का पता करने का सबसे बढ़िया तरीका है उनकी हड्डियों के ढांचे को अच्छे से पहचानना। द हिप और द पेल्विक एरिया ऑफ वुमेन इज जनरली लार्जर टू एनेबल चाइल्ड बेयरिंग। जो हिप की और पेल्विक एरिया की हड्डियां होती हैं वो महिलाओं की पुरुष से ज़्यादा बड़ी होती हैं। दीज डिस्टिंक्शंस आर बेस्ड ऑन मॉडर्न स्केलेटन स्टडीज़। ये जो तरीके बताए गए हैं ये आज की जो मॉडर्न स्टडी है उसके आधार पर बताए गए हैं। अबाउट 2000 ईयर्स एगो, तकरीबन 2000 साल पहले, देयर वॉज अ फेमस फिजिशियन नेम चरका। तकरीबन 2000 साल पहले एक बहुत ही प्रसिद्ध फिजिशियन हुए हैं जिनका नाम क्या है? चरक।
हु रोट अ बुक ऑन मेडिसिन नॉन एज द चरक संहिता। इसे आप नोट कर लीजिए, ये एग्जाम में बार बार आता है। चरक की बुक कौन सी है जो दवाइयों पर आधारित है? चरक संहिता। देयर ही स्टेट्स दैट द ह्यूमन बॉडी हैज 360 बोन्स। चरक साहब ने जो बताया है चरक संहिता में, इंसान में तकरीबन कितनी है? 360 हड्डियां हैं। दिस इज मच लार्जर नंबर देन द 200 बोन्स दैट आर रिकोगनाइज्ड इन मॉडर्न एनाटॉमी। जो आज के टाइम पे बताया गया है कि 206 हड्डियां होती हैं, तो उससे तो ये बहुत ज़्यादा नंबर में बहुत ज़्यादा है, 360। चरक अराइव्ड एट दिस फिगर बाय काउंटिंग द टीथ, जॉइंट्स एंड कार्टिलेज। जो चरक साहब ने ये नंबर बताया होगा 360, शायद वो दांतों को, जोड़ों को और कार्टिलेज को सभी को नंबर काउंट करके ही ये बताया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें ऑक्यूपेशंस एट इनाम गांव। इनाम गांव में ऑक्यूपेशंस यानी जीविका कैसे चलाते थे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड्स ऑफ व्हीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीज एंड सेसमे। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको एविडेंसेस मिले हैं कुछ फसलों के बीजों के, जैसे व्हीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीज एंड सेसमे। बोन्स ऑफ नंबर ऑफ एनिमल्स, कई पशुओं की हड्डियां भी मिली हैं। मैनी बियरिंग कट मार्क्स दैट शोज दे मे हैव बीन यूज्ड एज फूड। उन हड्डियों पे कुछ कट के मार्क्स भी मिले हैं, ऐसा हो सकता है कि उनको एज अ फूड उनको यूज़ किया गया हो। हैव ऑल्सो बीन फाउंड दीज इंक्लूड कैटल, बफेलो, गोट, शीप, डॉग, हॉर्स, एस, पिग, सांभर। ऐसे कुछ पशु जिनमें कैटल, बफेलो यानी शीप्स हो गई, गोट्स हो गई, डॉग्स हो गए, हॉर्स हो गए, ये भी मिले हैं। स्पॉटेड डियर, ब्लैक बग, एंटीलोप, हेयर एंड मैंगूज, बिसाइड्स बर्ड्स, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब एंड फिश। इनमें जिन जिन जानवरों और कुछ जीवों जैसे मछली हो गई, टर्टल हो गया, क्रोकोडाइल, ये पानी में रहने वाले, इनकी भी कुछ एविडेंसेस मिले हैं। देयर इज एविडेंस दैट फ्रूट सच एज बेर, आंवला, जामुन, डेट्स एंड वैरायटी ऑफ बेरीज वर कलेक्टेड। इनमें कुछ खाने के फ्रूट्स जैसे बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई वेराइटीज़ की बेरीज भी मिली हैं। तो स्टूडेंट्स यहीं पे आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। न्यू बुक में ये चैप्टर नंबर 5 है और ओल्ड बुक में ये आपका चैप्टर नंबर 4 है। उम्मीद करती हूँ आपको ये सारा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर नहीं समझ आया कुछ टॉपिक तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, तो तब तक के लिए जुड़िए रहिए NCERT गेटवे यूट्यूब चैनल से। थैंक यू सो मच।